हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए भाई, आज हम फिर से सुपर टेट का एक बहुत ही छोटा टॉपिक लाए हैं। जैसा कि आप लोगों ने कंटेंट्स अपने देखे हैं सिलेबस में, तो उसमें एक सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है जीवन मूल्य, लाइफ स्किल्स, जिसको 10 मार्क्स में दिया गया है और इससे संबंधित आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीवन कौशल या लाइफ स्किल है क्या। तो अगर आप छोटे शब्दों में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन जीने का जो तरीका या एक सेटिस्फाइड लाइफ जीने का जो तरीका होता है या जीवन जीने की जो कला होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवन कौशल कहते हैं। ठीक है भाई, तो जीवन कौशल के संबंध में हमारे WHO ने भी अपना एक अलग प्रेजेंटेशन दिया है, NCERT ने भी अपना एक प्रेजेंटेशन दिया है, और अकॉर्डिंग टू NCERT, फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT के अनुसार जीवन कौशल क्या है? तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, जीवन कौशल अनुकूल व सकारात्मक व्यवहार की वह क्षमता है जो मनुष्य को जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विपरीत परिस्थितियों व चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। यानी साधारण शब्दों में अगर हम देखें तो जीवन कौशल हमारे द्वारा वह सकारात्मक व्यवहार की क्षमता है जो हमें अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं होती हैं उन्हें हल करने, जितने भी चैलेंजेस होते हैं उन्हें प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू NCERT ने 7 जीवन कौशल माने हैं। यानी इन्होंने ये कहा कि जो जीवन कौशल या लाइफ स्किल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिसमें इन्होंने पहला क्या रखा है? संचार और पारस्परिक कौशल। अगर इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में हम देखें तो कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। तो यहाँ पे संचार और पारस्परिक कौशल का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम समाज के संपर्क में आते हैं, समाज के व्यक्तियों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है या हमारा जो संप्रेषण होता है उसकी भाषा जितनी अधिक प्रभावी होगी, यानी हम अपनी बात को जितने बेहतर ढंग से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे, लोग हमसे उतना ही ज़्यादा प्रभावित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं या हमारे जो लीडर्स हैं या बड़े बड़े हमारे जो है ना क्या बोलते हैं, जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं, जितने बड़े सोशल वेलफेयर वाले लोग हुए हैं, उनका जो कम्युनिकेशन होता है, जो इंटरपर्सनल उनकी जो स्किल होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसके साथ आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं। यहाँ पे सेकंड आपका लिखा है निर्णय लेना और समस्या समाधान करना, यानी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। निर्णय लेना ये जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, जब हम बच्चे होते हैं, हमारे सभी डिसीजंस हमारे गार्जियंस, हमारे पेरेंट्स या स्कूल में हमारे टीचर्स लेते हैं और वो जो भी डिसीजंस लेते हैं हम उनको एज इट इज़ फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा मोरल डेवलपमेंट यानी मेंटल डेवलपमेंट के साथ हमारी मोरल डेवलपमेंट भी हमारा होता जाता है, यानी हम में सही और गलत की क्षमता विकसित होने लगती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए। पेरेंट्स को या गार्जियंस को या टीचर्स को भी बच्चों को स्वयं निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मान लीजिए इनकेस वो गलत भी निर्णय लेते हैं तो उनको ये फील होता है कि मैंने जो भी गलत निर्णय लिया उसके लिए मैं खुद ही अकाउंटेबल हूँ, यानी मैं उसके लिए खुद ही जिम्मेदार या जवाबदेह हूँ, और अगली बार से वो अपने निर्णयों को और भी बेहतर ढंग से सोच और समझ के लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए हमारा क्या है? रचनात्मक तथा आलोचनात्मक सोच। हाँ, यहाँ पे क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्रिएटिविटी क्या होता है कि क्रिएटिविटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रचनात्मकता का वो होता है ओरिजिनलिटी, यानी मौलिकता। तो ये ओरिजिनलिटी हमारे विचारों में भी हो सकती है, ये ओरिजिनलिटी हमारे कार्यों में भी हो सकती है। यानी जब हम किसी कार्य को
अपने तरीके से या कुछ सामान्य से अलग ढंग से करने का प्रयास करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम एक तरह की लाइफ जीते हैं तो थोड़ा सा ना बोरिंग टाइप का हो जाता है, फिर लगता है कि सब कुछ एज यूजुअल, जो कल था वही आज है, जो आज है वही परसों होगा। तो ऐसी जो कंडीशन होती है तो हमारी लाइफ कैसी हो जाती है, थोड़ा सा नीरस हो जाती है। तो इसमें एक शब्द का यूज किया गया, रचनात्मक तथा आलोचनात्मक सोच, यानी हमारी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए। यानी हमें अपनी लाइफ में हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। आलोचना या आलोचनात्मक सोच का मतलब होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल का मतलब दूसरों की बुराई करने से नहीं होता है, इस शब्द का संबंध होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म्स पर विचार करना। यानी किसी भी तथ्य या घटना के सकारात्मक और नकारात्मक इन दोनों तथ्यों पर विचार करने के बाद जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। ठीक है, तो हमें अपने लाइफ में कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए। हमारी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने हमसे ये कह दिया कि अरे रे रे नहीं नहीं वो तो बहुत खराब है और देखो उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, इन्होंने ये बहुत गलत काम किया है। तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, क्रिटिकल, कि हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है तो उसके पीछे कोई मेजर कारण भी हो सकता है। यानी हमें उसके पक्ष और विपक्ष इन दोनों तथ्यों पर विचार करके ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना चाहिए। दूसरों की कही सुनी बातों के आधार पर हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है आत्म जागरूकता और सहानुभूति। ठीक है, आत्म जागरूकता का मतलब सेल्फ अवेयरनेस होता है और सहानुभूति मतलब सिंपैथी होता है। और इसी के सिमिलर हम लोग एक और पॉइंट यूज करते हैं, सम अनुभूति, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। ठीक है, तो सहानुभूति और सम अनुभूति में क्या डिफरेंस होता है, यानी सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपैथी का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं या उसके कष्टों को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा दुख फील होता है, हमें ऐसी एक फीलिंग आती है अरे भाई ये तो बहुत खराब कंडीशन में है। ठीक है, जबकि एम्पैथी या सम अनुभूति का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को किसी परेशानी में या मुसीबत में देखते हैं तो हम स्वयं को उस व्यक्ति की जगह रखकर महसूस करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की जगह खुद को रहकर महसूस करते हैं तो हम सदैव उसकी आगे से आगे सहायता करने का प्रयास भी करते हैं। तो ये क्या होता है, सम अनुभूति। तो यहाँ पे जीवन कौशल में ये माना गया है कि हम में क्या होना चाहिए, आत्म जागरूकता होनी चाहिए। यानी हमें अपने छोटे बड़े सभी चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने सभी निर्णयों को बहुत बेहतर ढंग से रखता है, उसमें जो जागरूकता की भावना होती है वो बहुत अधिक होती है। अब जब सहानुभूति का जो गुण होता है वो भी एक ह्यूमन का सबसे बड़ा गुण माना गया है कि हम में सहानुभूति होनी चाहिए। यानी एज अ ह्यूमन हमारे जो इमोशंस होते हैं वो किसी भी असहाय दुखी व्यक्ति को देख करके अपने आप उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आपने साइकोलॉजी में एक शब्द सुना होगा, एक इंटेलिजेंस होता है यानी बुद्धि होती है, और एक शब्द होता है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि को जो कंसेप्ट दिया था वो हमारे एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट थे डैनियल गोलमैन। गोलमैन ने सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि की व्याख्या की थी और उन्होंने कहा था कि जो संवेगात्मक बुद्धि होती है वो सामान्य बुद्धि से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जिन व्यक्तियों में संवेगात्मक बुद्धि पाई जाती है वो व्यक्ति अपने सभी निर्णय एक बुद्धिमान व्यक्ति के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए मुखरता, समानता तथा आत्मनियंत्रण। मुखरता का मतलब होता है किसी भी सही या गलत बात को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से कहने से है। यानी जो मुखर व्यक्ति होते हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके सामने गलत बात करता है तो भी वो डायरेक्ट उनसे बोल देते कि नहीं आप यहाँ पर गलत है। और अगर कोई व्यक्ति सही बात कहता है तो भले ही उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग हों फिर भी वो डायरेक्टली कहता है कि नहीं मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और आप अपने पॉइंट पर पूरी तरह से सही हैं। समानता यानी जो इक्वलिटी का भाव होता है, तो ऐसा माना जाता है कि हम जब सभी व्यक्तियों को समान दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये भी आपका जीवन मूल्य में आता है। और आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल,
तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अपने इमोशंस पर और स्वयं पर हमेशा कंट्रोल या नियंत्रण रखना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई, सफलता मिल गई, तो हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि हम सही गलत या दूसरों को समझना ही भूल गए। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा कष्ट में या परेशानियों में होते हैं तो भी हम बिल्कुल टूट से जाते हैं, यानी हमारा जो इमोशनल बैलेंस होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। जबकि जीवन मूल्य में क्या कहा गया है, आत्मनियंत्रण को भी एक मूल्य माना गया है कि जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल रख लेता है वो किसी भी परिस्थिति में आसानी या किसी भी परिस्थिति के साथ आसानी से समायोजन या एडजस्टमेंट कर लेता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लचीलापन तथा समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, यानी फ्लेक्सिबिलिटी और एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो फ्लेक्सिबल होना तो जीवन में बहुत ज़रूरी है, हमें बिल्कुल भी रिगिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो हमारे प्रकृति का नियम है। और एक व्यक्ति अगर समय, समाज और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है तो वो किसी भी सिचुएशन में आसानी से एडजस्ट कर लेता है। और हर व्यक्ति में अपनी समस्याओं का समाधान करने की स्वयं क्षमता होनी चाहिए। जैसा हम लोग कहते हैं कि किशोरावस्था को परिपक्वता या मैच्योरिटी स्टेज कहा जाता है, और इस स्टेज पे हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। हम में तर्क, चिंतन, कल्पना जैसी जो एबिलिटीज़ होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और हम स्वयं इन सभी मेंटल एबिलिटीज़ का या मानसिक क्रियाओं का यूज़ करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, आत्मबोध तथा व्यवसायिक कुशलता। आत्मबोध, यहाँ पे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और यहाँ पे वोकेशनल स्किल को दिया गया है। तो आत्मबोध का मतलब होता है स्वयं को बेहतर ढंग से समझना, यानी आत्मबोध हम कितना कर सकते हैं, हम किस लेवल तक सोच सकते हैं, हम किस लेवल तक दूसरों की सहायता कर सकते हैं, हम किस पॉइंट पर सही हैं और हम किस पॉइंट पर गलत हैं। जब हम उस रियलिटी को स्वीकार कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आत्मबोध कहते हैं। और व्यावसायिक कुशलता में ऐसा माना जाता है कि हमें अपने व्यवसाय को केवल व्यवसाय के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि जॉब सेटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ा जीवन मूल्य होता है, या इसको कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है कि हम जिस जॉब या व्यवसाय में होते हैं हमें उसे पूरी तत्परता के साथ करना चाहिए, हमें उसी से संतुष्टि प्राप्त करना चाहिए, और उसके सभी कार्यों के लिए हमें स्वयं उत्तरदायी होना चाहिए। यानी हम में ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हमने कोई गलती भी की है तो उसे भी हमें स्वयं की गलती के रूप में ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे NCERT के द्वारा जो 7 तरह के जीवन कौशल दिए थे वो हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। अब हम क्या देखते हैं कि सेम आपके लाइफ स्किल्स हैं, लेकिन WHO ने उनको मिनिमाइज फॉर्म में रखा है, और अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो जीवन कौशल होते हैं इन्होंने लाइफ स्किल की जो संख्या मानी है वो 10 मानी है। ठीक है भाई, अब ये 10 संख्या कौन सी है, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि सिमिलर है अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, तो यहाँ पे WHO के अकॉर्डिंग जो 10 आपके कोर स्किल्स होते हैं या लाइफ स्किल्स होते हैं उनमें पहला क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यानी रचनात्मक सोच। सेकेंड पॉइंट क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट आपका है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेना, यानी हमें अपने जीवन में अपने सभी निर्णय स्वयं लेने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम सही के लिए भी स्वयं को रिस्पॉन्सिबल कर सकें और गलत के लिए भी हम स्वयं को ही रिस्पॉन्सिबल मान सकें। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी संप्रेषण। जैसे भी अभी हमने आपको बताया कि फॉर बीइंग अ गुड टीचर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द बेस्ट टूल। किसी शिक्षक के लिए जो प्रभावी कम्युनिकेशन होता है वो एक सबसे बड़ा टूल होता है जिसके माध्यम से वो अपने नॉलेज को, अपने व्यूज़ को बेहतर तरीके से अपने स्टूडेंट तक पहुंचा सकता है। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, आत्म जागरूकता। 7 नंबर पर इन्होंने दिया है एम्पैथी, ठीक है, यानी सम अनुभूति।
नेक्स्ट हमारा है कोपिंग विद स्ट्रेस। कोप का मतलब होता है मैनेज करना या एडजस्ट करना, यानी तनाव के साथ सामंजस्य करने की क्षमता या तनावों से निपटने की क्षमता। जाहिर सी बात है कि जब हम किसी डिफ़िकल्टी में होते हैं, किसी समस्या में होते हैं, तो हमारे अंदर जो स्ट्रेस का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमारी जो लाइफ स्किल्स है वो ये कहती हैं कि हमें अपनी समस्याओं या तनाव से स्वयं निपटने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कोपिंग विद इमोशंस, यानी संवेगों को मैनेज करना। ठीक है ना, जो बहुत ही बुद्धिमान या योग्य व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी बहुत दुख में ना तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, या बहुत सुख जब उसको होता है या बहुत सक्सेस होती है तो वो भी बहुत ओवरवेलमिंग कंडीशन में नहीं होता है कि नहीं मेरे बराबर तो कोई नहीं है और मैंने इतना अचीव कर लिया है, अब ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो फीलिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपने इमोशंस के साथ कोप करना या मैनेज करने की क्षमता भी आनी चाहिए। लास्ट हमारा क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी अंतः वैयक्तिक संबंध। जब भी हम अपने समाज के या दो से अधिक लोगों के साथ इंटरैक्ट होते हैं, जब हम उनके विचारों को सुनते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए अरे ये तो बहुत बेकार सोचते हैं और इनके थॉट्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मैं जो कह रहा हूँ वही होना चाहिए या मेरे ही विचार सबसे अच्छे हैं। बल्कि जब भी आप किसी ग्रुप में या आप स्टूडेंट होते हैं तो अपनी क्लास में, जब आप टीचर हैं तो अपने टीचर्स के ग्रुप में या पूरे मैनेजमेंट के ग्रुप में आपके अंदर ये क्वालिटी यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। यानी हमें दूसरों के विचारों को बहुत ही बेहतर ढंग से सुनना चाहिए, उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए और स्वयं के विचारों को उनके विचारों के साथ जोड़ते हुए ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। ठीक है भाई, तो जो 10 नंबर का आपका लाइफ स्किल बनता है वहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से रिमाइंड कर देते हैं कि व्हाट इज लाइफ स्किल या जीवन कौशल क्या है। तो एक सिंपल सा शब्द है जीवन जीने की कला, या किसी भी समस्या से या विपरीत परिस्थितियों से या लाइफ के चैलेंजेस से प्रभावी ढंग से निपटने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्किल या जीवन कौशल कहते हैं। NCERT ने जीवन कौशल कितने माने हैं, 7, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो लाइफ स्किल्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है, जिसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर मैंने आपको हिंदी एक्सप्लेन की है, यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश एक्सप्लेन की है। फिर भी अगर किसी टर्मिनोलॉजी में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।